नमस्कार। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें चुनावी विश्लेषण हैं, कुछ जमीनी रिपोर्ट्स भी हैं और कुछ विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। अच्छा। इनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के इस चुनावी दंगल में मतलब क्या खास चल रहा है, कौन से मुद्दे हावी हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं। हाँ, और देखिए बिहार के चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प रहे हैं। ये तो है। ये सिर्फ राज्य सरकार चुनने की कवायद नहीं होती, अक्सर इन्हें राष्ट्रीय राजनीति का मूड समझने का एक पैमाना, हाँ, एक बैरोमीटर जैसा, बिल्कुल एक बैरोमीटर भी माना जाता रहा है। यहाँ के नतीजे वो देश की बड़ी राजनीतिक तस्वीर पर भी असर डालते हैं। सही बात है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम बिहार चुनाव के जो मुख्य पहलू हैं उनको खंगालें। जी, कौन सी पार्टियां मैदान में हैं, उनकी रणनीति क्या है, जनता के असली मुद्दे क्या हैं, और इन चुनावों का बिहार और मतलब देश के लिए क्या मतलब हो सकता है, इन सब पर एक नजर डालेंगे। और इस बार एक पहलू जो सूत्रों में बार बार उभर के आ रहा है वो है बिहार की युवा आबादी। हाँ, ये मैंने भी देखा है। ये जानना काफी अहम है कि बिहार भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक है। अच्छा। हाँ, यहाँ औसत उम्र महज 22 साल के आसपास है। बस 22 साल? जी। तो अगर मतदाताओं का इतना बड़ा हिस्सा युवा हो तो जाहिर है उनकी उम्मीदें, उनके मुद्दे वो चुनावी एजेंडे पर असर डालेंगे ही। बिल्कुल, 22 साल औसत आयु, ये आंकड़ा वाकई सोचने वाला है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव काफी हद तक युवाओं के इर्द गिर्द घूमने वाला है? हाँ, लगता तो यही है। चलिए इसी से शुरू करते हैं कि ये युवा फैक्टर कैसे मतलब खेल बदल सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि हमने कहा, बिहार चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का बैरोमीटर है। ये एक बड़ा राज्य है, लोकसभा में महत्वपूर्ण संख्या में सीटें भेजता है और यहाँ के जो सामाजिक राजनीतिक समीकरण हैं वो बहुत पेचीदा हैं। सही है। इसलिए यहाँ के चुनावी रुझान पर सबकी नजर रहती है। और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा राज्य चुनाव भी है। अच्छा, हाँ, ये भी बात है। तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और सीटों की बात करें तो कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। 243, हाँ, जिन पर यह मुकाबला होना है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है शायद। जी, कर दिया है। 2 चरणों में वोटिंग होगी। 2 चरणों में? हाँ, पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। 6 और 11 नवंबर। और नतीजों का इंतजार रहेगा 14 नवंबर तक, जब वोटों की गिनती होगी। 14 नवंबर, ठीक। अब फिर से युवा मतदाताओं पर लौटते हैं। हाँ। औसत उम्र 22 साल होने का मतलब है कि वोटर्स का बहुत बड़ा तबका वो है जो शायद पहली बार, हाँ, या दूसरी बार वोट डाल रहा है। इन युवाओं की प्राथमिकताएं क्या हैं? सूत्रों के मुताबिक रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश ये सबसे ऊपर है। रोजगार? हाँ, बिहार से पलायन यानी काम के लिए दूसरे राज्यों में जाना, ये एक कड़वी सच्चाई है जिससे ये युवा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ये बात तो है। शायद इसीलिए इस बार रोजगार का मुद्दा इतना ज्यादा मतलब सुनाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। पार्टियां भी इसे अपने एजेंडे में शायद ऊपर रख रही हैं। हाँ बिल्कुल। और सूत्रों में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आ रही है कि इस मुद्दे को लेकर पार्टियों की जो रणनीति है वो अलग-अलग है। अच्छा, कैसे? जैसे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जी, वो काफी आक्रामक तरीके से रोजगार का, खासकर सरकारी नौकरियों का वादा कर रहे हैं। वो इसे युवाओं के लिए एक नई मिसाल या युवा केंद्रित राजनीति के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा। साथ ही अपना जो पारंपरिक सामाजिक न्याय का नारा है उसको भी बनाए हुए हैं। उनका फोकस सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के उन युवाओं पर भी है जिनके लिए स्थानीय स्तर पर अवसर पैदा करना बड़ी बात होगी। और सत्ताधारी गठबंधन एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उनका क्या रुख है? इसमें मुख्य रूप से जेडीयू और बीजेपी हैं। हाँ, एनडीए जो अभी सत्ता में है वो अपने पिछले कार्यकाल के कामों को गिना रही है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के सुधारों को। जी। वो विकास और स्थिरता का हवाला देकर दोबारा मौका मांग रहे हैं। विकास और स्थिरता। रोजगार पर उनका भी जोर है, लेकिन शायद उनका तरीका आरजेडी से अलग है। वो निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने के बाद ज्यादा करती नजर आती हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा फोकस। हाँ, कुछ ऐसा। सूत्रों में ये भी जिक्र है कि एनडीए के भीतर खासकर जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही है।
ओह, जिसका असर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के तालमेल पर भी पड़ सकता है। ये दिलचस्प। यानी दोनों मुख्य खेमों की अपनी अपनी रणनीति हैं और आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को महागठबंधन मतलब एमजीबी भी कहा जा रहा है ना? हाँ, आरजेडी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके गठबंधन को महागठबंधन या एमजीबी के तौर पर ही जाना जाता है। ये मुख्य विपक्षी ताकत है। ठीक है। इनके अलावा कुछ और खिलाड़ी भी मैदान में है। एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए जैसे तीसरे मोर्चे का भी जिक्र है। तीसरा मोर्चा भी है? हाँ, जिसमें कुछ छोटी पार्टियां शामिल हैं। हालांकि इनका असर शायद कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहे। लेकिन जहां मुकाबला करीबी हो उन सीटों पर ये वोट काटकर नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, स्पॉइलर बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इन छोटे गठबंधनों पर भी नजर रखना जरूरी है। तो ये सिर्फ दो गठबंधनों की सीधी लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें कई परतें हैं, पार्टियों की रणनीति, उनका वोट बैंक साधने का तरीका, जी, नए वोटरों खासकर युवाओं को लुभाने की कोशिश, ये सब देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। अब जरा उन मुद्दों पर आते हैं जो इस चुनाव की हवा का रुख तय कर सकते हैं। हाँ, मुद्दे। कुछ मुद्दे तो बिहार की राजनीति में हमेशा से रहे हैं, लेकिन कुछ इस बार ज्यादा तीव्रता से महसूस किए जा रहे हैं। रोजगार और पलायन की बात तो हमने की, ये शायद सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, लगता तो यही। खासकर युवाओं के लिए। सूत्रों में कुछ जमीनी रिपोर्ट ये बताती हैं कि छोटे शहरों और गांवों में भी युवा अब बेहतर अवसरों की मांग को लेकर ज्यादा मुखर है। ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सवाल बन गया है। एकदम। इसके साथ ही एक और मुद्दा जो कुछ चिंता पैदा कर रहा है वो है मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है। मतदाता सूची? उसमें क्या? कुछ स्रोतों में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि मतदाता सूची के संशोधन में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। ओह। कुछ लोगों के नाम बिना वजह हटा दिए गए हैं। ये भले ही कुछ जगहों की बात हो, लेकिन इससे चुनावी प्रक्रिया की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठ सकता है। ये तो गड़बड़ है। और मतदाताओं में एक तरह की उदासीनता आ सकती है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये गंभीर बात है। अच्छा, बिहार की राजनीति का जिक्र हो और जातिगत समीकरणों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, ये तो है। सामाजिक न्याय और जाति धर्म का फैक्टर कितना प्रभावी दिख रहा है इस बार? देखिए, बिहार की राजनीति की जड़ें जो हैं वो सामाजिक समीकरणों में बहुत गहरी हैं। ये आज भी एक बड़ी सच्चाई है। पार्टियां उम्मीदवार तय करने से लेकर प्रचार तक में जातीय गणित का पूरा ध्यान रखती हैं। बिल्कुल। ओबीसी, ईबीसी, दलित, सवर्ण, मुस्लिम वोट बैंक, ये सब समीकरण आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आरजेडी का जो सामाजिक न्याय का नारा है वो इसी समीकरण पर आधारित है। तो वहीं एनडीए भी अलग अलग जातियों को साधने की अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। दोनों तरफ से। हाँ, हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि इस बार जाति के साथ साथ वर्ग यानी क्लास का मुद्दा, आर्थिक मुद्दे, हाँ, आर्थिक मुद्दे और विकास की जो आकांक्षाएं हैं वो भी पहले से ज्यादा अहमियत रखती दिख रही हैं। अच्छा। युवा पीढ़ी शायद सिर्फ जाति के नाम पर वोट देने से आगे सोच रही है। यानी पुरानी राजनीति और नई उम्मीदों के बीच एक तरह का टकराव या संतुलन बनाने की कोशिश दिख रही है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ पारंपरिक वफादारियां हैं, दूसरी तरफ बेहतर जिंदगी की चाहत। इसी बीच चुनाव आयोग की भूमिका भी अहम हो जाती है। हाँ, चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान नकदी, शराब, ड्रग्स के बेजा इस्तेमाल को रोकने और धन बल के प्रभाव को कम करने के लिए खास निर्देश जारी किए हैं, निगरानी बढ़ाई है। ये जरूरी भी है। हाँ, ये कोशिशें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि जैसा कि कुछ सूत्र बताते हैं, मतदाता अब पहले से ज्यादा जागरूक हैं। वो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका वोट सही तरीके से गिना जाए और चुनाव बिना किसी दबाव या लालच के हो। ये जागरूकता एक अच्छा संकेत है, सकारात्मक है। जी। अब बात करते हैं चुनावी सर्वेक्षणों की। चुनाव से पहले कई ओपिनियन पोल और सर्वे आते हैं। हाँ, आते हैं। क्या उनसे कोई तस्वीर साफ हो रही है? देखिए, कुछ सर्वे और अनुमान सामने तो आए हैं, लेकिन उनमें काफी भिन्नता दिख रही है। अच्छा, अलग अलग नतीजे? हाँ, काफी अलग। एक प्रमुख सर्वे का हवाला मिलता है जिसमें एनडीए को करीब 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। 120-140 एनडीए को? हाँ, जबकि विपक्षी महागठबंधन एमजीबी को 93 से 112 सीटें मिल सकती हैं। 93-112 एमजीबी, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ अन्य स्रोत और जमीनी आकलन जो है वो कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं। ओह, मतलब क्लोज फाइट। हाँ, बिल्कुल। यानी वोट शेयर में भी शायद ज्यादा अंतर ना हो। हाँ, ज्यादातर अनुमान यही इशारा कर रहे हैं
कि वोट शेयर में फासला बहुत कम रह सकता है। स्थिति अभी बहुत धुंधली है, साफ नहीं है। हाँ, किसी एक तरफ कोई स्पष्ट लहर नजर नहीं आ रही। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे नेक एंड नेक या किसी भी तरफ जा सकने वाला चुनाव मान रहे हैं। हाँ। माहौल बहुत अनिश्चित है और आखिरी दिनों में होने वाले प्रचार, छोटे दलों की भूमिका और वोटिंग पैटर्न पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सही है। इस अनिश्चितता को समझने के लिए शायद थोड़ा पीछे मुड़कर देखना भी फायदेमंद हो। हाँ, इतिहास देखना जरूरी है। बिहार का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है, खासकर हाल के वर्षों में? बिहार की राजनीति में देखिए, गठबंधनों का बनना बिगड़ना तो लगा ही रहा है। हाँ, ये तो देखा है। पिछला चुनाव 2020 का ही देख लें। चुनाव से पहले और बाद में भी गठबंधनों में फेरबदल हुए हैं। ये जो अस्थिरता है, ये चुनावी नतीजों को काफी अप्रत्याशित बना देती है। पार्टियों की विचारधारा से ज्यादा कई बार मौके की नजाकत हावी हो जाती है। सही है। और बिहार की जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं वो भी पुरानी हैं। हाँ, वो तो है। विकास के कई सूचकांकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार सृजन, इन मामलों में बिहार को भी लंबा सफर तय करना है। जी। क्या ये मुद्दे मतदाताओं के फैसले पर असर डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। ये मुद्दे हमेशा पृष्ठभूमि में रहते हैं और कई बार सामने भी आ जाते हैं। लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी परेशानियां, जैसे महंगाई, बिजली, पानी, सड़कें, स्कूलों और अस्पतालों की हालत, ये सब वोट डालते समय उनके जहन में जरूर रहती हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। यही वजह है कि इस चुनाव को कई लोग पुरानी राजनीति यानी जाति, धर्म, गुटबाजी, हाँ, और नई उम्मीद यानी रोजगार, विकास, बेहतर भविष्य, इनके बीच की लड़ाई, हाँ, इनके बीच की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। अब मतदाता किस तरफ ज्यादा झुकेगा, ये देखना होगा। तो इन तमाम बातों, युवा मतदाता, रोजगार का मुद्दा, जातीय समीकरण, अनिश्चित माहौल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम संभावित नतीजों और उनके गहरे मायनों पर सोचें तो क्या निष्कर्ष निकलते हैं? देखिए, अगर मौजूदा एनडीए गठबंधन सत्ता में वापसी करता है, हाँ, तो इसे शायद निरंतरता और स्थिरता के लिए मिला जनादेश माना जाएगा। ठीक है। ये संकेत देगा कि मतदाताओं ने जेडीयू बीजेपी के काम पर भरोसा जताया है या फिर विपक्ष को एक मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं देखा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे वो जातिगत समीकरणों पर शायद भारी पड़े। अच्छा, और अगर आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन एमजीपी जीतता है? अगर एमजीपी जीतता है तो इसे स्पष्ट रूप से बदलाव के लिए वोट माना जाएगा। बदलाव? हाँ, ये शायद सत्ता विरोधी लहर, रोजगार जैसे मुद्दों पर जनता की बेचैनी या फिर तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व को मिले समर्थन का प्रतीक हो सकता है। ये बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत भी दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, इन नतीजों का असर सिर्फ बिहार की सीमाओं तक ही नहीं रहेगा। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर भी। जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके मायने निकाले जाएंगे। ये नतीजे विपक्षी एकता की जो कोशिशें हैं उनको मजबूती या कमजोरी दे सकते हैं। और 2024 के बाद देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसका भी एक संकेत देंगे। सही बात है। और इन सबसे बढ़कर जो बात जरूरी है वो ये कि पूरी चुनाव प्रक्रिया वोटिंग से लेकर गिनती तक निष्पक्ष और पारदर्शी हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर लोगों का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठता है, उन्हें लगता है कि उनके वोट की कोई कीमत नहीं या नतीजों में धांधली हुई है, जी, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये चिंता सूत्रों में भी व्यक्त की गई है कि मतदाताओं को प्रक्रिया से अलग थलग महसूस नहीं होना चाहिए, उनका विश्वास बना रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। मतदाता का भरोसा ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जान है। तो आज हमने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कई अहम कोणों पर बात की। जी। हमने समझा कि ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, मुख्य खिलाड़ी कौन है और उनकी रणनीति क्या हो सकती है। हमने रोजगार, पलायन, सामाजिक न्याय और मतदाता सूची जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया, ऐतिहासिक संदर्भ को समझा, चुनावी सर्वेक्षणों के मिले-जुले संकेतों पर गौर किया, जी हाँ, और संभावित नतीजों के अलग-अलग मतलबों को भी टटोला। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। हाँ, जरूर। नतीजा चाहे एनडीए के पक्ष में जाए या एमजीबी के, क्या रोजगार, विकास और बेहतर भविष्य जैसे मुद्दों पर ये जो बढ़ता हुआ फोकस है, क्या ये वाकई बिहार की राजनीति को लंबे समय में जाति और पुराने समीकरणों के दबदबे से बाहर निकाल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। या ये मुद्दे सिर्फ चुनावी मौसम में ही हावी रहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है
जिसका जवाब शायद हमें इस चुनाव के बाद धीरे धीरे मिलेगा। निश्चित तौर पर यह सोच लेने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।